Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today we are going to start chapter number 13, India's external relations. So इंडिया के external relations other countries के साथ में और neighboring countries के साथ में कैसे थे. First is Nehru's role in the formation and implementation of India's foreign policy. जवाहरलाल नेहरू का उस टाइम पे क्या रोल था, क्या फॉर्मुलेशन थे जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको अप्लाई करने में. इंडिया हैड टू इवॉल्व इट्स फॉरेन पॉलिसी विद इन द प्रिवेलिंग वर्ल्ड सिचुएशन एंड कीपिंग इन व्यू इट्स ओन इंटरेस्ट. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको पूरे वर्ल्ड में स्टैब्लिश करने में उसको ये अपने माइंड में एक सेटअप रखना था कि उनको अपना इंटरेस्ट भी देखना था. But the fact remains that the architect of the foreign policy was Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. So ये जो फॉरेन पॉलिसी थी इसके आर्किटेक्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. एफ्रो एशियन यूनिटी. Jawaharlal Nehru always emphasizes the necessity of an international order based on mutual cooperation and complete equality between nations. So Jawaharlal Nehru हमेशा किस पे इंसिस्ट करते थे? एम्फेसिस उनका किस पे होता था? इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए जो कि ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए और कंप्लीट इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन द नेशंस. एक नेशंस और अदर जो अगर 2 और मोर नेशंस इन्वॉल्व हैं किसी पॉलिसी में तो उन सब में इक्वालिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए. ही गेव द लीड इन द एस्टैब्लिशिंग क्लोज कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑर्गेनाइजेशंस फाइटिंग फॉर फ्रीडम इन एफ्रो एशियन कंट्रीज़. मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी. तो कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव थे जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वर एज फॉलोज. फर्स्ट, to preserve India's hard-earned independence and protect territorial integrity. सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडिया की जो हार्ड अर्नड इंडिपेंडेंस है, जो इतनी टफ फाइट के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद जो इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली है उसको प्रिजर्व करना, बचा के रखना एंड प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. साथ ही जो टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना. नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकेंड क्या था? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो कंट्री की डेवलपमेंट है, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो. एंड थर्ड इज़ रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस फॉर कीपिंग पीस इन द वर्ल्ड. और जो कोल्ड वॉर टेंशन थी बिटवीन द अदर नेशंस उसको भी कम करना टू कीप पीस इन द वर्ल्ड, जिससे कि वर्ल्ड में एक पीस मेंटेन हो सके. ओके. नेक्स्ट, इंडियाज़ कमिटमेंट टू द स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म. इंडिया की जो कमिटमेंट थी जो कि स्ट्रगल था अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म. सो इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इन विच रिच एंड पावरफुल कंट्रीज कंट्रोल द अदर कंट्रीज विच आर नॉट एज रिच एंड एज पावरफुल एज द कंट्री हु आर कंट्रोलिंग देम. सो इंडिया की ये भी कमिटमेंट थी कि उनको इसके अगेंस्ट में भी स्ट्रगल करना है. एंड लास्ट इज सपोर्ट गिवन टू द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस को भी सपोर्ट देना है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, द इंटरप्ले ऑफ द डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. देन कौन कौन से डोमेस्टिक फैक्टर्स थे एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स थे. इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से थे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की उसकी? फर्स्ट, डोमेस्टिक और इंटरनल फैक्टर्स. दीज आर फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स, दैट इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले तो इकोनॉमिक फैक्टर थे जो कि थे लैक ऑफ रिसोर्सेज. इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उस टाइम पे नहीं थे, उसको हम उतना ज़्यादा सर्च नहीं कर पा रहे थे. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. शी हैड बीन द विक्टिम ऑफ ब्रिटिश exploitation for about 200 years. We had to develop agriculture and industry both. We lacked the resources to effectively meet the problems of food, clothing, education
एंड हेल्थ। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी फूड की, क्लोथिंग की, एजुकेशन एंड हेल्थ की, ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना था क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया था, एक्सप्लॉयटेशन फेस किया था बाय द ब्रिटिशर्स फॉर अबाउट 200 ईयर्स। Next is historical and cultural tradition. India is an ancient nation. Her traditional wisdom has been influenced by the thoughts of great religious teachers and leaders like Mahavir, Buddha, Nanak, Kabir, and Gandhi. It was natural for us to have laid emphasis on pacifism, non-violence, and coexistence in the field of foreign relations. Foreign relations को maintain करने के लिए हमें पीस के रास्ते पे चलने के लिए बोला जा रहा था, नॉन वायलेंस एंड कोएग्जिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ फॉरेन रिलेशंस। एंड द थर्ड इज आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल लीडर्स। उन आइडियल्स को भी फॉलो करने के जो हमें नेशनल लीडर्स ने जो इंस्पायर किया था इंडिपेंडेंस के टाइम में, जिनको हम आइडियल मान करके इंडिपेंडेंस हमने गेन की थी। कौन कौन से थे ये? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सी गोपालाचारी। ये सारे हमारे आइडियल्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम में। नेहरू सेड, वी हैव नो डिज़ाइंस अगेंस्ट एनीबडी, आवर इज़ द ग्रेट डिज़ाइन ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड प्रोसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट, देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट, कोल्ड वॉर बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स। कोल्ड वॉर स्टार्ट थी बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स। एंड पावर ब्लॉक्स कौन कौन से थे? सोवियत ब्लॉक एंड द यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक। ये दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो स्टार्टेड थी, ये हमारी एक्सटर्नल फैक्टर थी। सेकेंड इज आर्म्स रेस एंड मिलिट्रलाइजेशन। And the third, keeping out of two military alliances. Non-alignment and non-aligned movement. The word non-alignment means being non-aligned with the great power blocks of the world or distancing oneself from the rivalry between the two camps. So non-alignment movement ये क्या था? ये मूवमेंट था कि जो टू पावर ब्लॉक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बीच जो राइवलरी चल रही थी, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके एक पीस मेंटेन करके रखना। बट इट डज़ नॉट मीन बीइंग पैसिव न्यूट्रल्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये बिल्कुल नहीं था कि उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का फियर था या फिर जो हम पैसिव बिहेव कर रहे थे और न्यूट्रल बिहेव कर रहे थे। We judge each issue on its merit and did not toe the line of one of the other superpower. So, how India distance herself from the two camps? India ने कैसे distance maintain किया इन दोनों camps से? We will discuss in our next class.